नमस्कार। 14 अगस्त भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसके बारे में हम सबको विचार करना चाहिए। यह है केवल भारत की बात नहीं, ये पूरे विश्व के लिए अखंड भारत का होना जरूरी क्यों है, इस विषय पर विचार करने का दिन है। अखंड भारत कोई राजनीतिक सत्ता नहीं थी, यह वो सांस्कृतिक विचार था जिसमें से राजनीतिक सत्ता पैदा होती है। हजार साल की पुरातन भारतीय संस्कृति जो मानवता के लिए समर्पित रही है, जिसने मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है का उद्घोष किया, जिसने विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिसने विश्व को आयुर्वेद दिया, जिसने पूरे विश्व को योग से परिचित कराया, ऐसे भारत की संस्कृति जिस भूभाग पर फैली थी और जिस भूभाग पर वो मानवता का देवीय झांकी का दर्शन होता था, वह क्षेत्र भारत का सांस्कृतिक अखंड भारत का दर्शन कराता था। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो यह 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र था। भारत के प्राचीन ग्रंथों में इसका संदर्भ मिलता है। अग्नि पुराण हो, वायु पुराण हो या विष्णु पुराण, सभी में इस बात को बताया गया है कि जिसके उत्तर में देवतात्मा हिमालय है और जिसके दक्षिण में इंदु सागर, जिसको आज हिंद महासागर के नाम से जाने जाते हैं, वह लहराता है। उसके बीच में रहने वाले लोग भारतीय संतति कहलाते हैं। इसकी चर्चा बहुत अधिक बार हुई है और हम सब लोग उसको जानते हैं, लेकिन उसके पूर्व और पश्चिम का सीमांकन क्या किस प्रकार का था, वस्तुतः जब उस पर बात करते हैं तो मिलता है कि जिसके हिमालय, जिसकी आत्मा है, उस हिमालय का जो मध्य क्षेत्र है वहां पर कैलाश पर्वत है मध्य हिमालय में, और उस कैलाश पर्वत के पूर्व के क्षेत्र में जहां तक हिंद महासागर लहराता है, उसकी जहां सीमा बनती है वो आज इंडोनेशिया कहलाता है। और जब हम पश्चिम की ओर देखते हैं तो वो क्षेत्र जो आज ईरान कहलाता है, वो उस समय आर्यन कहलाता था। इस प्रकार आर्यन से लगा करके इंडोनेशिया तक का जो क्षेत्र है, यानी ईरान से लगा करके इंडोनेशिया तक का जो क्षेत्र है, वो इंदु सरोवर की सीमा है। और इंदु सरोवर उस हिंद महासागर है जिसके उत्तर में हिमालय है। तो ऐसी भारतीय संस्कृति में राजा तो हजार होते थे, अलग अलग भूभाग पर राज्य करने के लिए कई राजा रहे, कई प्रतापी राजा रहे कहना चाहिए, लेकिन सांस्कृतिक एकता के रूप में कोई विभाजन नहीं हुआ। उत्तर का केदारनाथ हो या दक्षिण के रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी हो, पूर्व की या पश्चिम का द्वारका पीठ, ये भारत को एक जोड़ने वाले साधन थे। और यहां पर भिन्न भिन्न कालखंडों में विभिन्न भिन्न जो महापुरुष हुए, उन्होंने इस भारत राष्ट्र की आराधना की है। यहां पर आक्रमणकारी जो आए तो उनकी वजह से यहां पर सांस्कृतिक जो अवघात हुए, उससे भारत का क्षेत्रफल 2-2.5 हजार सालों में काफी सिकुड़ गया। पर वस्तुतः प्रभावी चोट जितनी यूनानी, यवन, खिलजी, तुगलक, लोदी, मुगल, सैयद, इन लोगों से भारत को नहीं हुई, उससे अधिक उस अंग्रेजी राज्य से हुई जो व्यापारी बनकर के भारत में आए थे। और 1757 के प्लासी के युद्ध से वह भारत पर
काबिज हो गए और उन्होंने जो दुष्चक्र खेला वो भारत की सांस्कृतिक आत्मा को चोट पहुंचाने वाला था। उन्होंने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए, साम्राज्यवादी जो प्रवृत्ति थी उसकी रक्षा के लिए इस भारतीय भूखंड को, जो अखंड भारत के नाम से विश्व की थाती था, गौरव था, पावर हाउस था कहना चाहिए, जो विश्व भर को ज्ञान, संतोष और जो मनुष्य को देवता तक की यात्रा कराने में समर्थ था, अपने गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से, अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से उस भारत को उन्होंने खंडित कर डाला। सबसे पहला उनका प्रयास अपने साम्राज्य को बचाने के लिए तब हुआ जब 1876 में भारत भूमि से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेज़ों के आने के पश्चात भी 1875 तक अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था और अंग्रेज़ों ने स्वयं भी कई अफगान युद्ध लड़े जिसमें हजारों हजार भारतीय सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी और उनके बलिदानों से ही वह क्षेत्र भी भारत का हिस्सा लगातार बना रहा। मुगल पीरियड में भी वो भारत का हिस्सा था और राम के पीरियड में भी वो भारत का हिस्सा रहा। ऐसे अफगानिस्तान को साम्राज्यवादी रूस से ब्रिटिश उपनिवेश भारत को बचाने के लिए बीच में एक बफर स्टेट बनाया गया। बफर स्टेट बने एक ऐसा राज्य जिसको दोनों मान्यता देते हैं, रूस भी और ब्रिटिश इंडिया भी, जिससे कि उनका उसके आगे का क्षेत्र पर रूस आक्रमणकारी ना हो सके। और इस खेल में भारत भूमि से अफगानिस्तान को अलग किया गया। अंग्रेज़ों की यह कुटिल नीति 1904 में भी आई जब उन्होंने नेपाल को भी सगौली संधि के माध्यम से एक बफर कंट्री के रूप में मान्यता दे दी जो चीन और भारत के बीच में था। 1906 में भूटान को भी भारत से अलग करते हुए उसको एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। 1935 में श्रीलंका, 37 में म्यांमार, ये भारत से अलग कर दिए गए, जो उस समय बर्मा कहलाता था। वही बर्मा जिसकी राजधानी रंगून में 1857 के अंतिम मुगल बादशाह जिसने कि भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, उसको रंगून की जेल में डाला। वो उस समय भारत का अंग था, उसको अलग कर दिया गया। और 1947 को 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाते हुए भारत का पश्चिमी प्रांत, सिंध, पंजाब, इनका बंटवारा करते हुए पाकिस्तान जैसे देश का निर्माण किया गया। जो पूर्व में पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था, वो भी पाकिस्तान था उस समय, जो बाद में बांग्लादेश 1971 में बना। इस तरह से भारत की भूमि में सने सने 9 राज्यों ने, या कहना चाहिए 9 देशों ने जन्म ले लिया, ये जिनकी भूमि भारत की भूमि से ही निकाली गई थी। परिणाम स्वरूप आज भारत का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और उसमें भी कुछ क्षेत्र पर चीन का, अक्षाई चीन पर और कश्मीर के कुछ हिस्से पर अनाधिकृत रूप से अभी भी अधिकार चला आ रहा है। भारत का ये विभाजन महाशक्तियों की दुरभिसंधि थी। वो अपने हित के लिए उनका प्रयास कर रहे थे, लेकिन यह विश्व के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। ऐसी क्षति जिसमें ये लोग हथियारों की रेस में लग गए। भारत और पाकिस्तान का सैन्य बजट आपस में सतर्कता के लिए ही उपयोग में आ रहा है और बांग्लादेश हो या लंका हो या म्यांमार हो
या नेपाल हो, ये सब छोटे छोटे देश अपनी तरक्की के लिए अपने बजट को सैन्य उपादानों पर खर्च करने के लिए मजबूर हो गए। यदि दक्षिण एशिया में एक संघ बनाते हुए एक अखंड भारत की कल्पना अगर होती है तो निश्चित रूप से एक विश्व में ऐसी महाशक्ति के रूप में भारत का उदय हो सकता है, जहाँ पर चाहे वो पाकिस्तानी क्षेत्र हो, चाहे बांग्लादेशी क्षेत्र हो, चाहे भूटानी क्षेत्र हो, चाहे लंका का क्षेत्र हो, चाहे म्यांमार का क्षेत्र हो, वहाँ के क्षेत्रीय विकास में कोई अवरोध नहीं आने वाला है। सबका साथ और सबका विकास का नारा सफल होने वाला है। महाशक्तियाँ नहीं चाहती ऐसा हो, इसलिए 14 अगस्त के विभाजन को, भारत को पुरुषार्थपूर्वक अखंड भारत में बदलना ही होगा। यह विश्व के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्व की मानवता शांति और सौहार्द के सपने देखती है। युद्ध से कोई भी समस्या हल नहीं होती। युद्ध आतताई और शोषणकारी शक्तियां ही करती आई हैं। दबाने के लिए भारत हमेशा विश्व को शांति का संदेश देने का संवाहक रहा है। और यहाँ की संस्कृति देवीय संस्कृति इसीलिए मानी जाती है क्योंकि वो कहती है कि सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी हों और सबका उत्कर्ष हो। यही कामना कर भारतीय संस्कृति की है। और विश्व की पूरी विरासत भी जब इसी की हामी रखती है तो फिर भारत को अखंड भारत होने में कहाँ बाधा आती है। पूरे विश्व में इस तथ्य को न केवल बताया जाना आवश्यक है, बल्कि विश्व का समर्थन भी निश्चित रूप से हमको मिलने वाला है। हम आएँ और अखंड भारत के स्वरूप को और उससे मिलने वाले विश्व मानवता के लाभ को हम व्याख्यात करें। ये हमारा युग धर्म भी है और ये हमारा दायित्व भी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अखंड भारत की शुभकामनाएं और बहुत जल्दी ईश्वर भारत को इस रूप में प्रस्तुत करे। आभार आप सभी का।